चुनाव में आप किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। धर्म हो या जाति, चुनावी बेला में सभी हर दिल अजीज हो जाते हैं, क्योंकि हर वोट की कीमत होती है और एक वोट किसी को भी हरा सकता है। याद करिए कैसे एक वोट के चलते केंद्र में अटल जी की सरकार गिर गई थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वोट बैंक की जो है तो 15% से कम, लेकिन माना जाता है कि सत्ता की सीढ़ी बिना उसके आप चढ़ ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। जिस वोट बैंक की आज हम बात कर रहे हैं उस तबके से यूपी में अब तक 6 सीएम रह चुके हैं। माना जाता है कि जिससे भी इस वोट बैंक ने नजरें फेरी उससे सत्ता ने भी आंख फेर लिया, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो अपने इर्द गिर्द वोट को प्रभावित करने की कुव्वत रखता है। वो किसी के लिए माहौल बना भी सकता है तो माहौल बिगाड़ भी सकता है। 2024 को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने को मजबूत करने में लगी हुई हैं, तो साथ में जातीय समीकरण के मद्देनजर रणनीति भी बना रही हैं। नजरें सभी वोट बैंक पर हैं और सभी को मैसेज कर रही हैं कि वो उनके साथ हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर भी सबकी नजरें हैं। सभी दलों को मालूम है कि भले इस वोट बैंक की ताकत यूपी में 15% से कम हो, लेकिन वो आवाम का न सिर्फ मिजाज समझती है बल्कि अन्य वोटों को प्रभावित भी करने का मादा रखती है। दरअसल समाज का ये वर्ग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, इसलिए इसे अपने पक्ष में करने के लिए हर दल में होड़ रहती है। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक की। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से ब्राह्मण वर्ग से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। 1990 से 2007 तक ब्राह्मण समुदाय की राजनीति भी काफी सुस्त रही, लेकिन 2007 में इस वोट बैंक ने जबरदस्त वापसी की और तब से हर चुनाव में इसकी धाक दिखती रहती है। इसलिए चुनाव करीब आते ही यूपी में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश में बढ़ जाते हैं। इस नियुक्ति के जरिए पार्टी स्वर्ण वोट बैंक खासतौर पर ब्राह्मणों को साधने के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटने की कोशिश करती दिख रही है। कांग्रेस ने आने वाली लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा प्रयोग किया है। प्रियंका वाड्रा की उत्तर प्रदेश में बढ़ती दूरियां के बीच नए प्रदेश प्रभारी के पद पर पार्टी और वोट बैंक खासतौर पर ब्राह्मणों को साधने के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटने का प्रयास करती दिख रही है। वहीं अजय राय यूपी प्रदेश अध्यक्ष है तो आराधना मिश्र मोना विधानमंडल दल की नेता है, यानी तीनों महत्वपूर्ण पदों पर स्वर्ण नेता तैनात किए गए। तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ओडिशा के ब्राह्मण नेता बैजयंत पांडा को यूपी की कमान सौंपी है। पांडा का ओडिशा के ब्राह्मण सहित अगड़ी जाति के मतदाताओं में बड़ा प्रभाव है। तो वहीं दूसरी बार चुनकर आई योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित ब्राह्मण समुदाय के 8 नेता मौजूद हैं। वहीं पिछली योगी सरकार की बात करें तो उसमें 10 ब्राह्मण मंत्री और 46 विधायक थे। ये संख्या भाजपा के विरोधी दलों से कहीं अधिक है। हाल में ही साहिबाबाद एमएलए सुनील शर्मा को भी योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो वहीं राजस्थान में 33 साल बाद किसी ब्राह्मण यानी भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया जा चुका है। जबकि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो बात असम की भी कर ली जाए। असम की कमान ब्राह्मण समुदाय के हिमंता बिस्वा शर्मा के पास है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है, जबकि पिछली योगी सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, अब वो राज्यसभा में। गोरखपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे शिव प्रताप यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश के राज्यपाल है तो मेरठ के लक्ष्मण राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक है। तो वहीं सपा भी ब्राह्मण महापंचायत कर रही है, लेकिन मनोज पांडे की भाजपा के साथ नजदीकियां सपा के लिए दिक्कत का सबब बन चुका है। लेकिन फिर भी उनके पास ब्राह्मण चेहरों की कमी नहीं है। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा हो या फिर पूर्व विधायक संतोष पांडे या फिर पूर्व यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे या फिर पूर्व मंत्री पवन पांडे, सपा के पास ब्राह्मण चेहरों का टोटा नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इनमें से कौन सा चेहरा पोस्टर बॉय बन पाता है। अब बात ब्राह्मण वोटर्स की हैसियत की। माना जाता है यूपी में उनकी हिस्सेदारी 15% से भी कम है, फिर भी वो बड़े वोट बैंक पर हावी होते दिखते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में सभी पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेलने को तैयार रहती है। ब्राह्मण वोट बैंक यूपी के लगभग हर जिले में, पूर्वांचल हो या वही मध्य यूपी या फिर बुंदेलखंड, ब्राह्मण वोटर्स का खासा दखल आप महसूस कर सकते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो ब्राह्मण वोटर्स की लगभग 30 जिलों में अहम भूमिका है। अगर हम एक जिले की औसतन 5 विधानसभा मान लें तो इनकी संख्या 150 तक पहुंच जाती है। एक दौर था जब ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे कई सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही।
लेकिन 1989 में मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण वोट भाजपा के साथ हो गया। लेकिन साल 2000 के आसपास ब्राह्मणों को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये बड़ा वोट बैंक बीजेपी से भी अलग हो गया। तो इसका फायदा किसे मिला? इसका फायदा उठाया बहुजन समाज पार्टी ने। 5 जून 2005 को जब बसपा ने अपना ट्रैक बदलकर ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू किया, तो दूसरे दलों को हैरानी भी हुई। लेकिन बसपा का यह प्रयोग कामयाब रहा और इसके नायक बने सतीश चंद्र मिश्रा। उस जमाने में एक नारा खासा मशहूर रहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बसपा ने 2007 के चुनाव में 56 ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे। इसमें 41 कैंडिडेट्स चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और पहली बार बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो जब ये कामयाबी बसपा को मिली, तो बाकी दलों ने कहा कि हम क्यों ना ब्राह्मण कार्ड खेलें। तो अगले चुनाव में अधिकतर दलों ने ब्राह्मण कार्ड खेलने से परहेज नहीं किया। इस दौरान बीजेपी के डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी तो कांग्रेस की डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी को तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को इसका पूरा फायदा मिला। नतीजे तो यही कहते हैं। 2007-8 के दौरान रीता जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। इसका फायदा ये हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 22 सांसद हो गए। एक बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस की। लेकिन 2014 में जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, तो भाजपा को 73 सीटें मिली। माना गया कि इस जीत में ब्राह्मण वर्ग का बड़ा योगदान था। यही बात तब कही गई जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो वहीं सपा ने भी कुछ ब्राह्मण नेताओं को आगे करना शुरू किया और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भी ये कार्ड चला और फिर सपा की भी बहुमत की सरकार मिली। यानी कि चाहे वो मायावती रही हूं, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे अब योगी आदित्यनाथ, ये सारी सरकारें ब्राह्मणों की सपोर्ट की वजह से बनी। ये बात लगातार स्थापित होती जा रही उत्तर प्रदेश में। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 115 विधानसभा सीटों और करीब 40 लोकसभा सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर निर्धारित करता है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगी रहती हैं। हाल ही में राजस्थान में 33 साल बाद ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बना। भाजपा के इस कदम का असर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से ब्राह्मण चेहरा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना। 1990 से 2007 तक ब्राह्मण समुदाय राजनीति की काफी सुस्त थी, लेकिन 2007 में इस वोट ने जबरदस्त वापसी की और तब से हर चुनाव में इसकी धाक दिखती रहती है। इसलिए चुनाव करीब आते ही यूपी में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में भिड़ जाते हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में ब्राह्मणों की डिसाइसिव भूमिका रहती है। 2007 में ब्राह्मणों ने मायावती साथ दिया और बसपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करी। तो विधानसभा चुनाव 2012 में ब्राह्मणों का साथ पाकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के साथ दिखा। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने यूपी में कुल ब्राह्मण वोटों का लगभग 83% हासिल किया था। वहीं उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी जैसे 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस सियासत में पूरी तरीके से हाशिए पर है। भाजपा, सपा और बसपा में ब्राह्मण वोटों को लेकर लंबे समय से रस्साकशी देखने को मिल रही है। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने ब्राह्मणों की शिकायतों को दूर करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। योगी सरकार में मंत्री चितिन प्रसाद लंबे समय से ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक है। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को लुभाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने यूपी में कई जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ के ग्रामीण इलाके में भगवान परशुराम के फरसे की मूर्ति का अनावरण किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान भी कर दिया और ये साफ सियासी संदेश था कि यादव ब्राह्मण सपा के साथ है। कांग्रेस ने तो हाल ही में भूमिहर ब्राह्मण अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि अधिकतर ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा साथ दिखता है। तो 15 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़े ब्राह्मण सम्मेलन में भाजपा के दिग्गज ब्राह्मण नेताओं ने शिरकत की थी। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी भी शामिल हुए थे। यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों को इन्हें साधने में इसलिए लगी रहती हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाता है। वो वोकल होते हैं। तो इस बार ये वोट बैंक का रुख क्या होगा, किसकी नैया पार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार जिसकी भी बने, आप वोट जरूर करें क्योंकि आपका वोट आपकी ताकत है। लिहाजा इस ताकत का इस्तेमाल जरूर करें और
सोच समझ कर करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश बेहतर लगी तो हमारा चैनल संवाद लाइव सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।